बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल का आखिरी दिन 2022 का आखिरी दिन भी सियासी कशमकश के नाम रहा। इस वक्त भी अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है, जिसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में चली गई है। जब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन करवाने के लिए उन्हें वक्त दरकार था जो नहीं दिया गया, लिहाजा नजर सानी की जाए। वज़ीर दाखिला ने तो खुले अल्फाज में कहा कि 4 से 6 माह चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम बना हुआ है, जिसके नतीजे में इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन को फारिग किया जाए। ये तमाम मुतालबात हैं, ये तमाम बयानी है, इसका भी जायजा लेंगे कितने मेरिट के ऊपर है, और इसके साथ साथ पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वहां पर क्या कारगुजारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक में जाना चाहती है। वो कहती है महंगाई के खिलाफ हम एक तहरीक चलाएंगे। मुल्क के मजमूई सियासी बयानी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलेंगे कुंवर दिलशाद साहब के पास। आज के जो इंतखाबी मामलात थे इस्लामाबाद के, उसके मेरिट्स क्या है, जरा उसका जायजा लेंगे। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब ये फरमाइएगा कि अदालत का हुक्म आया कि इलेक्शन करवाए जाएं, कल 5 बजे के करीब उसका तहरीरी हुक्मनामा आया। क्या इलेक्शन कमीशन के पास टेक्निकली इतनी तेज मोबिलिटी होती है कि इलेक्शन इतनी जल्दी कराया जा सके, या जो जिस तरह से तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि जी ये कोई बी टीम बन गई है और हुकूमत की हिमा पे इलेक्शन नहीं कराए गए, टेक्निकली इसको आप कैसे कंसीडर करते हैं? इसमें जरा बड़े ऑप्शन तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद थे। जब उन्होंने 5 बजे ऑर्डर जारी कर दिया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म को तामील करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मामलत की जरूरत थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत या सूबाई हुकूमत हो या फाकी हुकूमत हो, उन्हीं के रहम करम पर ही होता है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने जिस वक्त ये कहा कि जनाब हमें आपको सिक्योरिटी के लिए बात की शनाउल्लाह खान साहब से, तो उन्होंने इनकार कर दिया जी हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते आपके हमले के लिए। फिर इसके बाद चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद से का जो रास्ता क्याम किया गया, तो उन्होंने कहा जी सारा स्टाफ छुट्टी पे चला गया, स्कूल बंद हो गया। चूंकि हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये अबहाम पैदा हो गया था कि अभी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं होंगे, तो लिहाजा सब अपनी जगहों पर जो है वो रिलैक्स हो गए। और लेकिन अगर वफाकी हुकूमत पर सख्त कदम उठाती और उनको सारे स्टाफ को तलब कर लेती, स्टाफ तलब करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। इस्लामाबाद 25 किलोमीटर में है इस्लामाबाद, और वो पोलिंग स्टेशन भी 1000 ही थे, कोई ज्यादा नहीं थे। उन पोलिंग स्टेशन में सामान रात भर तक तरसील पहुंच सकती थी अगर वफाकी हुकूमत अपने इलेक्शन कमीशन से तावन करती, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मदद कर ली। तो यहाँ एक थोड़ा सा मामला ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था अपना सख्त कदम उठाते हुए, कहता हमने हर सूरत में ये इंतखाब का। लेकिन कुंवर साहब ये कैसे मुमकिन था कि आजाद कश्मीर से भी लोगों ने आना हो? ठीक है, क्या आप कहते हैं कि जी 20-22 किलोमीटर के अंदर कराना है, लेकिन 1000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, उनके ऊपर अमला चाहिए था, तरसील होनी थी तमाम सिस्टम की, जो पोलिंग का सामान है। तो क्या ये आप समझते हैं कि इतनी जल्दी पॉसिबल होता? नामुमकिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए था। ऑनरेबल जज ने फैसला बड़ा शानदार किया, बड़ा खुशहाल कदम था, और हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि इंतखाबात ना करवाए जाए बल्दियाती इंतखाबात, वो उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्त एक्शन ले लिया। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अहम बात इसमें बड़ी इमोबिलिटी है। तो इमोबिलिटी ये पाई जाती है कि शुरू में 19 दिसंबर को वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल जो है वो 101 से 125 कर दी गई। ये पहला फाइट थी। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन के दिन 11 दिन रह गए हैं, तो आप शेड्यूल जारी हो चुका है। ये कानून में लिखा हुआ है कि जब शेड्यूल जारी हो जाए तो किसी किस्म की तरमीम या कोई तामीराती काम या कोई तरमीम नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की वजारत दाखिला ने। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 21 दिसंबर को अपना एक फैसला सुना दिया कि हम वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। अब एक बड़ी हैरानगी बात है जिसको सब ने कैमोफ्लेजिंग की हुई है। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस हुक्म के नामों को चैलेंज कर दिया, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये काम किया ना कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को कर्दम करार दे दिया। तो यहाँ अब हम पैदा हो गया ना। अब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि हम आपके ऑर्डर को कर्दम करार देते हैं, लेकिन आप स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करें। अब स्टेक होल्डर आ गए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आ गया 27 दिसंबर को, और वहाँ ये फैसला हुआ है कि जनाब चूंकि अब ये कानून साजी हो गई है, पार्लियामेंट से भी कानून पास हो गया है, ठीक है सदर ममलकत के दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद वो दस्तखत ना भी करें तो ऑटोमेटिक वो बिल पास हो जाता है। तो आप इसको एक्सटेंड, आप इसको मुलतवी कर दें, मौखर कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल पेश किए,
तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया और उन्हें अपना ऑर्डर जो था वो वापस ले लिया। अब इन हालात को देखते हुए, लेकिन साथ ही जब पार्टी चली गई तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने हुक्म दिया कि आप 11 घंटे में इंतखाबात करवा दें। ठीक है। तो ये सारी वो उस वक्त ये चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बार बार रिक्वेस्ट की ऑनरेबल जज से कि जनाब हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दें ताकि हम इसके मुकम्मल तौर पर शफाफियत भी रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत होगी, सामान भी पहुंच जाएगा। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते की मोहलत नहीं दी और ये कहा गया कि जी 11 अपना सुबह आप इंतखाब करवा दें 31 दिसंबर को। अब एक और बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी अपना पॉइंट को पेश करने में जरा सुस्त रवि दिखा गया। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में खुद ये इख्तियारात हैं कि वो शेड्यूल की एक तारीख डेट एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। उसके पास इख्तियारात हैं, वो खुद ही ऑर्डर जारी कर देता रात को कि आपको ये हुक्मनामा आ गया हमारे पास, हम इसको 1 हफ्ते के बाद कर रहे हैं। उसी वक्त जवाब 4 बयानों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा देते। कौन साहब, ये सारी सूरत से तो ऐसा लगता है कि कुछ इलेक्शन कमीशन भी और कुछ हुकूमत वक्त भी वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो कहीं पर आपको ये महसूस होता है कि कुछ टेक्निकल मामलात को उलझाकर कोर्ट की जानिब, फिर कभी इलेक्शन कमीशन की जानिब मामलात को, कभी यूनियन काउंसिल्स की तादाद को तब्दील करना, ये सारे मामलात इसलिए हो रहे थे कि किसी तरीके से इंतखाबात को डिले किया जाए? इलेक्शन कमीशन में नहीं था। इलेक्शन कमीशन का तो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सिंध और पंजाब जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में संजीदा नहीं है। ठीक है। वो तो बार बार इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। यही तो वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं थी जब उन्होंने 19 दिसंबर को बिला वजह इलेक्शन कमीशन से मशवरा किए बगैर एक नोटिफिकेशन कर दिया, हमें तादाद बढ़ा दी। अभी आबादी कैसे बढ़ा दी? तो गैर कानूनी कह रहा ही नहीं है। अभी पॉपुलेशन की आबादी कहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया उनको? सब जाली मर्दमशुमारी के तहत तो नहीं हो सकता था। अभी तो मर्दमशुमारी का रिजल्ट ही नहीं आता, अप्रैल में आएगा। तो ये कैसे उन्होंने ये बढ़ा दी? 125 सीटें कैसे कर दी उन्होंने? सब गैर कानूनी थी, गैर कानूनी। इसी पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा था कि ये वजारत दाखिला की अपनी जो है ये एक बदनीति है। अभी आपने किसकी बुनियाद पर आपने 125 कर दी है? लेकिन कुंवर साहब, ये भी तो होता रहा ना कि जो तहरीक इंसाफ का सारा दौर था उसमें भी जो है वो इलेक्शन कराने के लिए कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया था। उनके दौर से इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन कोई आज तो ड्यू नहीं हुए। तो बिल्कुल तो सरमारे पहले दौर तहरीक इंसाफ के जो थी हुकूमत बहुत ही संजीदा नहीं थी। उन्हें पंजाब में अपने अच्छे भले सिस्टम को उन्होंने कलम करार दिया और पंजाब में उन्होंने इतनी कानून साजी की कि 4 दफा उन्होंने कानून साजी, आज तक कानून साजी नहीं हुई लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पंजाब में। और इसी तरह से सिंध में भी बार बार वो खत लिख रहे हैं कि जी हमें इंतखाबात नहीं करवाने, कभी सलाब का बहाना, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना। ये खुद संजीदा नहीं थे। लेकिन जो इस्लामाबाद में अच्छा भला इलेक्शन हो रहा था तो जिस पे अचानक वजारत दाखिला को आया कि भाई शायद हमें खतरा पैदा हो गया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कान ज्यादा हैं और हम तो स्पाई इख्तियार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑर्डर चेंज किया, तब्दीली कर दी। अच्छा, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने, बल्कि बयान दिया है। उनका कहना है कि 3-4 माह लग सकते हैं अभी भी इंतखाब करवाने में। तो 3-4 माह में वो क्या करेंगे? किस लिए इतना टाइम ले रहे हैं? पहली बात यह है कि वजारत दाखिला को जो है ये लेना ही नहीं चाहिए था। ये इस बारे में उनका तो ये मैंडेट ही नहीं है वजीर दाखिला का। तो लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वजीर दाखिला को ये कहना ही नहीं चाहिए कि भी 4 माह लगेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें 1 हफ्ता चाहिए। हम जो 101 यूनियन काउंसिल है उसी की बुनियाद पर कर देंगे, जो हमने डिलिमिटेशन की हुई है, सारा तैयारी है, मुकम्मल है, पुलिस लाइन बन चुके हैं। तो अब अगर इन्होंने अभी तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान दस्तखत ही नहीं किए, लेकिन 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक बिल पास हो जाएगा। इनका ख्याल ये है कि जब हमारा बिल पास हो जाएगा तो हम 101 की जगह 125 यूनियन काउंसिल हो जाएगी और मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बर्दाश्त हो जाएगा। तो उस कानून साजी की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी वो 6 माह लगेंगे। ये पॉइंट तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी है कि अगर हमने नई सिर्फ हल्केबंदी करवाई तो हमें भी 4 महीने चाहिए। बिल्कुल, ये तो राना सनाउल्लाह उसी पॉइंट पर कह रहे हैं। अच्छा कुंवर साहब, ये फरमाइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कहीं पर भी किसी भी सूबे के हों, वफाक के हों, हमने ये देखा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं वो उससे थोड़ा सा किनारा कशी कर रही होती हैं। तो ये आप हमारे इलेक्टरल सिस्टम के अंदर और हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी नाकामी नहीं कहते कि हम लोग घबराते हैं इख्तियारात को निजी सतह तक मुंतकिल करने में? ये शुरू से जब परवेज मुशर्रफ साहब का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था,
और वो बड़ी कामयाबी से चला। लेकिन उनके जाने के बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब का जो लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस या कानून था वो खत्म कर दिया, और उसके बाद ये सूबाई हुकूमत के हवाले करवा दिया इन्होंने कि सूबाई 18वीं अमेंडमेंट में कि ये जनाब सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है कि वो जब को जो चाहे कानून साजी करें, जो कानून साजी कर लें तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि जब हमने कानून साजी कर ली, अब इलेक्शन कमीशन ने हमारे कानून पर चलना है। तो ठीक है, कानून के मुताबिक तो उसी कानून पर चलना पड़ेगा, लेकिन हम हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट की सतह पर नीचे आवाम को सतह को इख्तियार देने की रवादार नहीं है। इसमें हमारे मेंबर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली सबकी ख्वाहिश यही है कि तमाम तरक्याती फंड जो हमें मिल रहा है इस वक्त वो सारा लोकल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा कुंवर साहब, एक आखिरी चीज के ऊपर भी रोशनी डालिएगा। कराची में अब जो सिंध का एक दारुल हुकूमत भी है और इसके अलावा सिंध के एक बड़े हिस्से में अब 15 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत के पास और फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या मामलात हो सकते हैं? क्योंकि एक आवाज ये भी सुनाई दे रही है कि ठीक है कोर्ट का हुक्म आ गया लेकिन कोई टेक्निकल पॉइंट बना लिया जाएगा, सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी बहाना कर लिया जाएगा, तो कोई ऐसी इसके बाद गुंजाइश रहती है हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी? मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट का जो है वो यही पॉइंट ऑफ व्यू लगा, इलेक्शन कमीशन को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। सूबाई हुकूमत के तमाम जितने भी रेफरेंस आ रहे हैं, खतबत आ रहे हैं, सिफारिशात आ रही है, वो उसको मुस्तरद करते जा रहा है। क्योंकि लेकिन यहाँ मुस्तरद तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने पार्लियामेंट से जो कानून साजी करवा ली इस पर तो इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बंद गए। जब मतलब कानून साजी हो गई है तो कानून साजी पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत, लेकिन सिंध में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सिंध में 15 जनवरी को भी हो जाएंगे और पंजाब को उन्होंने नोटिस जारी किया होगा कि 15 अप्रैल को जो है अगर आपने नई कानून साजी की तो हम पुराने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवा लेंगे। यानी कि सिंध में अब इंतखाब रोकने का कोई जरिया आपको नजर नहीं आता, कोई बहाना नजर नहीं आता कोर्ट के हुक्म के बाद भी? नहीं, वहां नहीं आ रहा, वहां बहाने नहीं चले गए। इस्लामाबाद में एक बड़ी सूरत हाल पैदा हो गई है और इस्लामाबाद में भी ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया है तो मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनको एक हफ्ते से ज्यादा आगे तारीख नहीं देगी, एक हफ्ते या 10 दिन की तौहीन अदालत की कार्रवाई होती दिखाई दे रही है आपको, या रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है कि एक हफ्ते का टाइम रिलीफ ही होगा एक तरह से? ये इलेक्शन में लिख कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया था, कल लिख कर दिया था उन्होंने कि जनाब हमें एक हफ्ता दे दें। तो हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए, हो सकता है कि जो है वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जिसके नतीजे में मामला मजीद खराब हो। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद है, मुसरत जमशेद चीमा साहबा मौजूद है पंजाब से और तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं सिंध से। दोनों अपनी अपनी हुकूमतों के तर्जुमान भी हैं, अपनी अपनी हुकूमतों के मामला डिस्कस भी करते हैं। तैमूर साहब आप ही से शुरू करूंगा। एक इत्तला यह है कि पंजाब में इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि परवेज इलाही को कन्वे किया जाए कि अभी हुकूमत या असम्बली को तहलील ना किया जाए। वेलकम करेंगे या आप समझते हैं कि सियासी महाज पर इमरान खान साहब की नाकामी है कि वो पीछे की तरफ गए हैं और उन्होंने परवेज इलाही साहब को वाजे किया है कि अभी असम्बली ना तोड़ें? सर मुझे आप ये बता दें कि आज तक पिछले 15 सालों में और खुसूसन पिछले के 3.5 सालों में जब से इनकी हुकूमत गई है उससे पहले या उसके बाद क्या खान साहब ने एक भी सच बोला है? क्या इमरान नियाजी में कोई भी कमिटमेंट की है जो पूरी की हो? उसने सरासर पहले दिन से आखिरी दिन तक सिर्फ झूठ का सहारा लिया है, झूठ के बलबूते पर लोगों का बेवकूफ बनाया है। तो लिहाजा हमें पहले ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कह दिया था कि ना तो ये असेंबलियां खत्म कर सकता है और ना ही ये उसके बस की बात है। तो हमें तो बड़ा शुरू में क्लियर कर दिया था। और वैसे भी पंजाब की हुकूमत बड़ी शॉर्ट लिव्ड है इमरान नियाजी की, वहां पर भी मेजर चेंज आप देखने वाले हैं बहुत जल्द। हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो कोर्ट ने हुक्मनामा दिया था उस पर ये लोग कब इलेक्शन का वो फिर से वोटिंग करा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का। और वैसे भी अब तो मेरे ख्याल से खान साहब का जो थोड़ा बहुत बचाया जो इज्जत थी वो भी इन ऑडियो लीक्स के बाद रही नहीं है। तो लोगों ने सब देख लिया है इमरान नियाजी की सच्चाई क्या है, उसकी बुनियाद सिर्फ झूठ पर है, वो किस किस्म का शख्स है, किस घटिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू नाउ और पूरी दुनिया को पता है कि ये एक नशाई आदमी है, इस पर अब किसी को भरोसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो नहीं जाती पंजाब के अंदर, वो तहलील नहीं करते असम्बलियां और असम्बली तहलील करने के अलावा एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो आपके पास प्लान बी क्या है? किस तरीके से तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देंगे?
प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर पंजाब को नहीं मिल सकता। प्रेसिडेंट जरदारी ने अपनी पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी तरह से खेली और बड़ा पक्का काम किया, और पता है जब भी प्रेसिडेंट जरदारी किसी चीज में हाथ डालते तो हमेशा अल्लाह उसमें बरकत डालते। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हम महंगाई के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब का मेरी ट्वीट एक नजर से गुजरा, वो कहते हैं कि सिंध में आटा सबसे सस्ता है। तो अगर आटा सस्ता है आपके पास, तो फिर इस तहरीक चलाने का मकसद आपको क्या समझ में आता है? देखिए जी, तहरीक भी मैं आपको बताऊं कि ये इमरान नियाजी चला नहीं सकता, ना ये लॉन्ग मार्च कर सका, ना ये धरना कर सका। जब इसने अपना निकाला तो उस शरीकें जो है सो समझ में नहीं आती। अब सिर्फ और सिर्फ खान साहब एक ही चीज करने का माहिर है, वो झूठ बोलने का और छोड़ियां मारने का। तो लिहाजा खान साहब यही काम करेंगे। इनको मेरे ख्याल से अवाम सीरियसली ना ले तो बेहतर है। कराची में भी हमारे साथ थोड़े इश्यूज हुए थे। कराची में भी जो है प्राइसेस की जगह जगह पर हाइक हुई थी आटे की। उसके बाद हमने एक्शन लिया और तकरीबन कोई 17-18 FIRs काटी, बहुत लोग गिरफ्तार हुए, जिसके बाद फिर से हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस आटे की कंट्रोल करने में और बाकी सूबों से सस्ती करने में फिर से कामयाब हो गए। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात करें, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके, कोर्ट का हुक्म आया था, बड़ी तनकीद हो रही है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन आपकी हुकूमत की, यानी कि जो वफाकी हुकूमत है, उसकी बी टीम बना हुआ है। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ का बयानिया ये सच है कि आपको सपोर्ट की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? आपके कहने पर इंतखाबात करवाते हैं, आपके नहीं करवाते? इवन सिंध के मामले के अंदर भी इसी तरह हुआ कि आप लोगों ने जब तक नहीं चाहा उस वक्त तक इंतखाब नहीं हुए, फिर आखिरकार कोर्ट का हुक्म आया। नहीं जी, नॉट एट ऑल। इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कई जगह पर हमारे खिलाफ भी फैसले दिए हैं। उन्होंने कई जगह पर नून लीग के खिलाफ फैसले दिए और कई जगह पर PTI के खिलाफ फैसले दिए हैं। तो PTI समझती है कि वो पुराना दौर उसका वापस आ जाएगा, जब हर चीज उनके मर्जी से होती थी। वो अब नहीं हो सकता। वो दिन अब खा गए। अब वो सिर्फ ख्वाब में देख सकते, कभी सामने नहीं आने वाले। इलेक्शन कमीशन की कभी कभी हम भी तनकीद का निशाना बनाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ नाजायजी हुई है, पर वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। जहां तक बात है इस्लामाबाद में इलेक्शन की, तो मुझे नहीं समझ में आता ये किस किस्म का फैसला था और क्यों दिया गया था। क्या 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन है? दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी दुनिया में कहीं भी ये नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इतना बड़ा फैसला उठा रहे, और कल अगर ना कर सके जो कमिटमेंट किया और कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो ये किसके गले में आएगा? फेडरल गवर्नमेंट के गले में आएगा। अच्छा, तो कराची में जो इलेक्शन की तारीख है 15 जनवरी की, कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, आप उसके हवाले से कोई रखना तो नहीं डालेंगे आने वाले दिनों में? हमें बड़ा शिद्दत से इंतजार है इलेक्शन का। जिस तरह हमने PTI की फैटी लगाई थी और 95% से ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी पहले फेज में, इंशाल्लाह उनको एक और बार मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक चीज और फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि आप लोग हर तरह के इलेक्शन से भाग रहे हैं। चले आज के बल्दियाती इंतखाबात को इस्लामाबाद में अगर छोड़ भी दें, वो कहते हैं कि जी फ्रेश मैंडेट के लिए इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं चला जाया जाता? क्यों चले जाए? एक बेकार किस्म का शख्स जो होश में नहीं होता, जिससे ना अपनी पार्टी चलती है ना हुकूमत चलती है, जिस शख्स के बारे में हमने इतना कुछ देख और सुन लिया, उस एक शख्स के कहने पे हम जो है इलेक्शन करा दें। इलेक्शन टाइम पर होगा, इलेक्शन अपनी मुद्दत खत्म करने पर होगा, और जिस तरह से कानून कहता है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहती है, वही करेंगे। हमने बड़ी मेहनत की है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब का बड़ा किरदार है इस काम में कि जिसकी भी हुकूमत आए 5 साल चले। उनकी हुकूमत थी 5 साल चलाई, मियाँ साहब की हुकूमत आई 5 साल चली, और आज भी जो हुकूमत है अपना किरदार, अपना टाइम पूरा करेगी और अपने वक्त पे लोगी। हम किसी नशाई मवाली के कहने पर जो है असेंबलियां कभी भी तहवील नहीं करेंगे। और सेकेंडली, अगर सियासत की बात करते हैं तो हम कभी कोई ऐसा सियासी फैसला नहीं करेंगे जिसमें इमरान नाजी को कहीं भी कोई थोड़ा भी फायदा हो। अच्छा, एक चीज है जिसके ऊपर कराची के शहरी इस वक्त परेशान भी हैं, उन्हें इबाहम का शिकार हैं। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि डबल सवारी पे पाबंदी नहीं लगी। दूसरी जानिब इंतजामिया कराची की कहती है कि न्यू ईयर के मौके के ऊपर, यानी कि अब से 3-4 घंटे बाद जो डबल सवारी है उसके ऊपर पाबंदी होगी। तो हकीकत क्या है तैमूर साहब, आपके पास कोई इत्तला है इस हवाले से? बिल्कुल, ये हम समझते थे कि जो फैसला हुआ था, ये फैसला अवाम की मर्जी के खिलाफ था। लोग निकलते हैं न्यू ईयर पर, मौज मस्ती करते हैं, नए साल की खुशियां मनाते हैं, और ये अगर पिलियन राइडिंग पे इस तरह से बैन लगा तो फिर वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किलात आएंगी। उसको पेश नजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि सिंध हुकूमत कहीं भी डबल सवारी पे पाबंदी नहीं रखेगी। बहरहाल
अच्छा, बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है, काफी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत है उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के साथ जो है वो शमूलियत का ऐलान किया है। तो आने वाले वक्तों में क्या हम बलूचिस्तान की हुकूमत में भी तब्दीली देखेंगे? ये फैसला अभी तक प्रेसिडेंट ज़रदारी ने किया नहीं है, और अगर किया है तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ये मुझे पता है कि आज बहुत से लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है और बहुत से और लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से ज्वाइन करने आ रहे हैं, और काफी और इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ राब्ते में हैं। तो बलूचिस्तान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ होगा, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स की हुकूमत होगी या फिर कोalition की हुकूमत होगी। ये फैसला अभी तक हमें नहीं बताया गया क्या है, पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे पंजाब में बड़ी चेंज आएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह KPK में भी एक ग्रुप और बनेगा जो कि PTI से अलहदगी इख्तियार करेगा। KPK की आपने बड़ी एक अनोखी बात की है। KPK में तो कोई चांस नजर नहीं आता तैमूर साहब, KPK में किस तरीके से तब्दीली आ सकेगी? जिस दिन और जिस वक्त इमरान खान ने इनको कहा असेंबलियां तहवील करने के लिए, उस वक्त हमारा प्लान भी एक्शन में आ जाएगा। अच्छा, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से खान साहब ने ही अपने तौर पे शोशा उठाया है, उन्हीं के मुंह से हमने सुना है कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हुई है। तो आपकी सफों में भी इस हवाले से कुछ डिस्कशन हुई है कि कोई तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है? ना कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आना है, ना आएगा, और ना ऐसा कोई सेटअप प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब आने देंगे। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम अपना चाहिए पूरा करेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी, और उसके बाद फिर जिसकी मेजॉरिटी होगी वो अपनी। चले, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध में क्या कुछ हो रहा है, खासतौर पे वफाक के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो मामला आते हैं उस पर बड़ी तफसील डिस्कशन हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे आगे किस तरीके से सियासी मामला को डिस्कस कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इत्तला यह है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पंजाब असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा। परवेज इलाही साहब को भी मैसेज देने का एक मामला हुआ है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है, जहां तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। शुरू यहीं से करेंगे। मुसर्रत साहबा, मेरे पास इत्तला यह है, मुख्तलिफ जराए से है, तस्दीक आपसे चाहूंगा कि खान साहब ये चाहते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए, तो इसमें कहां तक सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंशाअल्लाह CM साहब एंड हमारे PM साहब बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि जो पंजाब के लिए बेहतर हुआ और जो पंजाब की आवाम के लिए बेहतर हुआ, जो हमारे अरकान असम्बली, क्योंकि हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं, तो जो सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ, पहले भी सब ने इत्तफ़ाक़े राय से ये डिसीजन की थी कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। अभी भी जो हमारा फैसला होगा वो इत्तफ़ाक़े राय से होगा, तो अभी इस तरह की कोई फ़िलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन कोई सिनेरियो तब्दील हुआ है कि जिसके अंदर फैसले को तब्दील करने की कोई सूरत-ए-हाल बन सके? नहीं, इस तरह से नहीं कह सकते। देखें, जो जल्द अज जल्द इलेक्शन अगर हमारा मुतालबा है, तो हमारी तो ऑलरेडी हुकूमत है पंजाब और KP में। बेसिकली तो ये पाकिस्तान के लिए मुतालबा है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, इकॉनमी टैंक कर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर आटा, गैस, बिजली, ये तीनों की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है और मुयस्सर भी नहीं है। अब आटा 2 वक्त की रोटी सबने खानी है, बिजली और गैस ना होने की वजह से आपकी सनतें बंद हो गई, सनतें बंद होने से रोजगार खत्म हो गया। अब पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तारीख की बदतरीन महंगाई प्लस उसके साथ लोगों की आमदन खत्म हो गई है या नीचे चली गई है। दुनिया में ये होता है कि अगर महंगाई होती है तो साथ साथ लोगों की आमदन भी बढ़ती है। अब फिनोमेना ये वाला जो है, इसमें महंगाई 400 गुना कुछ आइटम्स के अंदर बढ़ गई और लोगों की आमदन या तो खत्म हो गई है, रोजगार, या पीछे चली गई है। क्योंकि रुपए की कदर गिरने से, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हम बात करें, तो डॉलर की कदर बढ़ने से तो पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया हुआ है। इलेक्शन इसलिए चाहिए कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो जो सख्त और स्ट्रॉन्ग किस्म के डिसीजन कर सके, लेकिन जिसके ऊपर कौम को और आवाम को एतमाद भी हो और जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिसके ऊपर लोग सरमाया, अंदरूनी सरमायादार और सरमायाकार और बैरूनी
वो उसके ऊपर एतमाद करें। और फिर बेसिकली तो ये सारी गेम तो डॉलर्स की है ना जी, जब तक आप अपनी इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे या अच्छा, लेकिन प्राइस कंट्रोल, खास तौर पर अगर आप गंदम की कीमत की बात करती हैं, आटे की कीमत की बात करती हैं, तो ये सूबाई डोमेन नहीं है। सूबाई हुकूमत को इंतजाम करना होता है कि गंदम को किस तरीके से वो परचेज करे, किस तरीके से महफूज करे। तो आटे की कीमत का ताल्लुक तो खुद आपकी हुकूमत से नहीं है? नहीं जी, मेरी यार सुने ना, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब हमारी गवर्नमेंट गई है तो उस वक्त कोई 29.3 मिलियन टन गंदम हमारे पास मौजूद थी और ये हमारे लिए काफी थी, हमारी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इनसे पूछा ये जाना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि आटे की किल्लत भी हो गई और महंगाई पहले से 4 गुना ज्यादा हो गई। जब हमारी हुकूमत थी तो आटा आधी कीमत से भी कम पे मिल रहा था, जो आज मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2600-2700 रुपए में मिल रहा है। रोटी की कीमत कोई 10 रुपए से बढ़ के 25 रुपए होगी, नान की कीमत 15 रुपए से बढ़ के 35 रुपए हो गई है। इस वक्त जो अवाम के तो हालात हैं सो हैं, आपका मुल्क दिवालिया इन्होंने कर दिया। आपके मुल्क के जो भी रिजर्व हम छोड़ के गए थे ये खा पी गए, फॉरेन ट्रिप्स पे उड़ा दिए, बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी कैबिनेट, मतलब खुदा की पनाह कोई 78 रुकनी कैबिनेट पाकिस्तान की तारीख की सबसे, क्योंकि बड़ी कैबिनेट बंदरबान, इनको मुल्क के मसाल। मैं 2 सवाल आपके सामने रखती हूँ। ये जो पीडीएम है, ये जो जरदारी है, क्या इन्होंने कोई इस मुल्क की गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई के लिए भी कोई आपस में सर जोड़ के बैठे हैं, कोई मीटिंग की है? जवाब है नहीं। जरदारी सिंध की अवाम के जो सैलाब के मुतासरीन थे उनकी इमदाद का पैसा उठाता है, बोरियां भरता है, चार्टर के अंदर बैठता है और यहाँ पे आके वो मंडी लगाता है। हमारी अरकानी असेंबली में जिसमें राशिदा खानम बीबी और फरत, मैडम ये तो एक इल्जाम है ना, खुला इल्जाम है, इसकी और हमने उनको पास खड़े होकर बताया कि पैसों की, मेरी यार सुने ना, पैसों की ऑफर की जा रही है, करोड़ों रुपए किधर से आए हैं? क्या हाकम जरदारी छोड़ के गया था? नहीं, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे, सिंध के गरीब आवाम का पैसा ये लुटाता फिर रहा है ये जवारी। और हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जरदारी के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, शर्जील मेमन के खिलाफ और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ। ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो अदा नहीं कर रहा है। मैडम ये सारे इल्जाम है ना, आप इनका कोई सबूत भी है आपके पास कोई एंटी करप्शन का महकमा है, आपके पास पुलिस आपके मातहत है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर आपको लगता है कि कोई गैर कानूनी काम आपके सूबे के अंदर जरदारी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब या कोई और फर्द करता रहा है। तो ये तो सिर्फ एक इल्जाम है, इस तरीके से कोई भी इल्जाम लगा सकता है। नहीं, आईडी से अगर सबूत है मैं बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की जो फुटेज मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी शक्ल मौजूद है, पैसे बांटते हुए, पैसों की डील करते हुए। क्या किया आज तक इलेक्शन कमीशन ने? ये सबूत क्या कम है कि हम आपको कॉल रिकॉर्ड दे रहे हैं? हमारी खवातीन ने खुद आके बोल दिया है कि ये हमारे पास एक वो हमारी लोटी, वो जो गई थी आयशा चौधरी, उसके थ्रू ये हमारी खवातीन को राब्ते करे, इन्होंने पैसों की खुली ऑफर्स की हैं। तो हम तो सबूत दे रहे हैं ना, लेकिन कोई मानने को तैयार हो? यहाँ पे तो वीडियो जो असली है, जो एक्चुअल है, वो भी इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर सत्तू पी के सो जाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसको घड़ी तो याद रहेगी जो हमने आईनी और कानूनी तरीके से ली, उसको वो 3 गाड़ियां आज तक याद नहीं है जो जरदारी ने चोरी की तोशा खाना से, नवाज शरीफ ने चोरी की तोशा खाना से। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं इस मुल्क में, अवाम इसको पहचान चुकी है। अवाम जो कह रही है वो सुनना पड़ेगा सबको। अवाम अपना हक मांग रही है, वो वोट का हक रखती है और इस मुल्क के तमाम जो गंभीर मसाइल है उनका एक ही सोल्यूशन है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन, और वो कराए बगैर किसी की भी जान नहीं छूटती, मुल्क नहीं बचता कभी। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम कैंपेन चलाएंगे, पूरी एक मुहिम चलाएंगे महंगाई के हवाले से, और 3 हफ्ते बाद जो इमरान खान साहब भी इसको ज्वाइन करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक बड़ी कैंपेन है, तवील कैंपेन है। तो उसके मुझे चीजें बता दीजिएगा क्या क्या है। दूसरा, आप लोग ये समझते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी इसी हुकूमत के ऊपर आती है? जो आप लोग बताया करते थे कि आलमी हालात ऐसे हैं, आलमी मंडी में चीजें महंगी मिल रही हैं, डीजल महंगा मिल रहा है, तेल महंगा मिल रहा है, गैस महंगी मिल रही है, वो तमाम हालात आप समझते नहीं है कि अब भी इस हुकूमत के साथ भी वैसे ही दरपेश है जैसे आप बताते थे? नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा अच्छा सवाल है।
उस वक्त आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो लाइफ थी और फूड शॉर्टेज थी या दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले आपको पता है 0 पे गई और फिर उसके बाद अचानक से जब कंजम्पशन शुरू हुई तो बढ़ गई। उस वक्त दुनिया के अंदर जो महंगाई थी उसके रेशो के हिसाब से पाकिस्तान, उस वक्त हम ये इशारिये, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने रखते थे, तो जिसको ये झुटलाती थी पीडीएम, झूठे लोग, यानी कि इनके सामने एविडेंस लिखा हुआ पड़ा हो तो ये उसको भी झुटलाते हैं, झूठ बोलते हैं। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था, 12.6% इन्फ्लेशन तो थी। हम यही बताते थे कि अगर आप खित्ते के साथ कंपेयर करें, जैसे उस वक्त अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनमें हम सबसे सस्ते थे। और आज दुनिया में महंगाई कम है, पाकिस्तान में 30 to 35% इन्फ्लेशन है, यानी कि जो हमारे दौर के साथ कंपेयर करो दुनिया में तो हालात बेहतर हो गए। उस वक्त तो एक मसला था, कोविड की वजह से बेरोजगारी थी, इकोनॉमी लोगों की नेगेटिव में गई। हमने इन हालात में 6% ग्रोथ दी, 0 से 6% ग्रोथ फिनोमिनल है। कोई आर्टिफिशियल डॉलर इसमें नहीं आया क्योंकि हम किसी की जंग नहीं लड़ रहे थे। डिक्टेटर के जमाने में तो अमेरिका बहादुर ने हमें डॉलर की बारिशें की हुई हैं, यहाँ पे तो हमारी सारी एफर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए, रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स की। अब कहने का मकसद ये है कि ये बातें टीवी पे हम जो मर्जी बात कर लें, अगर इंडस्ट्री बंद हुई है, अगर मजदूर को मजदूरी उसकी खत्म हुई है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हुई है, मजदूर को मजदूरी उसकी खत्म हुई है, लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, कोई प्रोपेगेंडा अब नहीं कोई किसी के खिलाफ कर सकता। एक्चुअल चीजें ये हैं कि आपके मुल्क की इकोनॉमी टैंक कर गई है, आपके मुल्क के अंदर लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना वाकई नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखूं, आए ये झुटलाएं, इवन 65 की जो वॉर थी और 71 की जो वॉर थी, उसमें भी इकोनॉमी की ये वाली सिचुएशन नहीं थी जो आज है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ये आए मेरे सामने बैठे, मेरे साथ बैठ के इसके ऊपर डिबेट कर लें और कोई भी बेस्ट इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका वक्त यहाँ पर खत्म होता है। साल का आखिरी प्रोग्राम था, इजाजत दीजिएगा इस दुआ के साथ कि कल जो नया साल शुरू हो रहा है उसके अंदर मोहब्बतें मिलें, उसके अंदर एक दूसरे से कदूरतें दूर हों, उसके अंदर हमारे आपस के मसाइल हल हों, मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए, मुल्क से सियासी अदम इस्तेहकाम की जो एक फिजा है जिसने मईशत को भी मुतासिर किया है, जिसने एक एक फर्द को मुतासिर किया है, उससे किसी तौर पर छुटकारा हासिल हो सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।